नमस्कार। मैं डॉक्टर आर.बी. श्रीवास्तव, प्रोफेसर रिटायर्ड, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, एक्स कंसल्टेंट, हरियाणा किसान आयोग। पिछले कई महीनों से हमारे किसान भाई आंदोलित हैं और इस आंदोलन की शुरुआत कहीं न कहीं उस समय से हुई जब हमारी सरकार ने ये घोषणा की कि उनको एमएसपी का 1.5 गुना दिया जाएगा। किसान भाई हमारे ये चाहते थे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट जो 2006 में सबमिट हुई, उसमें 3 फार्मूले दिए गए हैं एमएसपी कैलकुलेट करने के। उसमें C2 फार्मूले के हिसाब से उनको एमएसपी 1.5 गुनी दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और किसानों के बीच में ये डिस्कशन होते रहे, कुछ और मुद्दे फिर जुड़ गए और अंत में जब हमारे सरकार ने 3 कानून बनाए जो कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए माने जाते हैं, तो जब वो आए तो किसान ज़्यादा आंदोलित हो गए। उनको वो कानून समझ में नहीं आए कि इनसे हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो उन्होंने ये सोचा कि इससे हमें ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए वो आंदोलन का रूप ले गए। लेकिन चाहे वो कानून हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कहीं न कहीं स्वामीनाथन रिपोर्ट ही है। अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट 2006 में सबमिट हुई और ये इम्प्लीमेंट हो गई होती तो शायद किसानों को सड़क पे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब ये देखिए कि जब ये आंदोलन चल रहा था और सारे रिपोर्ट्स के बारे में जगह जगह डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने भी ये कोशिश की कि एग्रीकल्चर को व्यवस्थित करने के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं देखा जाए। तो मुझे एक रिपोर्ट मिली जो रॉयल कमीशन, उस समय अंग्रेज़ों की सरकार थी, उन्होंने भी एक रॉयल कमीशन बनाया और उसकी रिपोर्ट 1928 में सबमिट हुई और इस रिपोर्ट में भी बहुत अच्छे उपाय बताए गए ताकि किसानों की समस्याओं का निवारण हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस रिपोर्ट को उतना ही इम्प्लीमेंट किया जिससे अंग्रेज़ों को फ़ायदा हो और उनके यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ थी यूरोप की, उनके लिए कच्चा माल हिंदुस्तान में पैदा होता रहे। तो किसान तब भी आंदोलन के रूप में आए सामने, लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो 1955 में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बनाया गया ताकि जो खाद्यान्न हमारे यहाँ पैदा हो रहे हैं उनको सही तरीके से उनका वितरण हो सके, ताकि वो पुअर जो गरीब हैं उनके पास भी पहुँचे और जो हमारे सैनिक हैं उनके लिए कभी कमी ना पड़े खाद्यान्नों की। उन दिनों बहुत ही मारामारी थी, खाद्यान्नों की पैदावार कम होती थी और पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही थी, तो इसलिए ये एक्ट लाना पड़ा। लेकिन 1964 में उस समय की सरकार ने एक एल.के. झा कमेटी बनाई और उस कमेटी ने बहुत अच्छी रिकमेंडेशन दी। वो रिकमेंडेशन ही एक्चुअली जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसकी नींव तभी रखी गई और जो फूड सिक्योरिटी के लिए भी अगर देखा जाए तो एल.के. झा कमेटी की रिपोर्ट ही है। उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि FCI बनाई जाए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और वो परचेज करे किसानों से ताकि सही समय पर परचेज हो जाए, किसानों को सही मूल्य मिल जाए और उसका सही वितरण हो जाए। और कृषि मूल्य को निर्धारण करने के लिए एक एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बनाया गया ताकि वो किसानों की उपज का सही मूल्य आकलन करे और उसी के हिसाब से किसानों को मूल्य दिया जाए और उसी समय मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP देने की भी प्रोविज़न किया गया। और इसके बाद किसान जो है वो खेती इस तरह से करते रहे कि उसमें बढ़ोतरी होने लगी, उपज भी ठीक होने लगी, लेकिन उनकी जो पैदावार थी उसका सही मूल्य फिर भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसमें बिचौलिए और जो भी गांव के लोग जो वो देते हैं कर्ज पर पैसा, वो उनका ले लेते थे और उनको जो मिलना चाहिए था मूल्य वो नहीं मिल पा रहा था। तो विभिन्न प्रदेशों की सरकारों ने APMC एक्ट बनाए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज़ बनाई और उसके हिसाब से किसानों के जो उपज थी उसका मूल्यांकन करके उसको परचेज किया जाने लगा। और ये व्यवस्था जो है 1970 तक लगभग सभी प्रदेशों में हो गई थी और अच्छा काम कर रहे थे, किसानों को फ़ायदा भी हो रहा था। लेकिन इसी बीच ग्रीन रेवोल्यूशन भी आने लगा, क्योंकि सरकार ने इरिगेशन की फैसिलिटी बढ़ाई और अपनी नीतियाँ भी ऐसे किसानों के फेवर की।
तो ग्रीन रेवोल्यूशन आने लगा। दूसरी ओर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने नई नई तकनीक निकाली और किसानों तक पहुंचाई। तो इस सब का परिणाम ये हुआ कि देश में बहुत अच्छा प्रोडक्शन होने लगा। लेकिन किसानों के सामने फिर वही समस्या खड़ी हो गई, उनको जो मूल्य मिलना चाहिए था वो मूल्य नहीं मिल रहा था। तो इसके लिए फिर सरकार के सामने किसान भाई पहुँचे और ये हुआ कि 2003 में एक मॉडल APMC एक्ट बना, जिसके हिसाब से सारे स्टेट्स ने इसको कोशिश की कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। लेकिन जो APMC मंडी थी वो हरियाणा और पंजाब में ही अच्छा काम कर रही थी, यहाँ अच्छी व्यवस्था हुई परचेज करने के लिए, दूसरे स्टेट्स में उतना नहीं हो पाया। तो हरियाणा पंजाब के किसानों को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन दूसरी जगह ये व्यवस्था नहीं हो पाई तो उतना फ़ायदा नहीं हुआ। APMC एक्ट जो मॉडल है APMC एक्ट बना 2003 में, उसमें फिर किसानों की कई समस्याओं का निवारण करने की कोशिश की गई और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी उसमें प्रोविज़न किया गया कि भाई ये करनी चाहिए। उसके बाद भी समस्याओं का हल नहीं जब हो रहा था तो सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी, डॉक्टर स्वामीनाथन जी उस समय नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स के चेयरमैन थे, तो उनको रिक्वेस्ट की कि आप किसानों की समस्याओं का अवलोकन करें और उसके हिसाब से उनका निराकरण करने के लिए सुझाव दें। तो उन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई और 2006 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन वो रिपोर्ट भी लागू नहीं हो पाई। उसके कारण कई हो सकते हैं, लेकिन वो लागू नहीं हुई। फिर 2010 में 3 कमेटी बनाई गई। एक कमेटी, इसको वर्किंग ग्रुप कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने बनाई। उसमें एक वर्किंग ग्रुप जो था वो था हरियाणा के मुख्यमंत्री की चेयरमैनशिप में, जिसके मेंबर पंजाब, बिहार और बंगाल के मुख्यमंत्री थे। इस वर्किंग ग्रुप ने भी बहुत अच्छी रिपोर्ट दी और ये रिपोर्ट भी सरकार को 2010 में ही सबमिट कर दी गई। उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी रिकमेंडेशन है, लेकिन लागू वो भी नहीं हुई। फिर एक सौमित्रा कमेटी थी, वो बनी। उस कमेटी ने बहुत और भी अच्छी रिकमेंडेशन दी। उस कमेटी का ये कहना था कि कोल्ड चेन इस्टेब्लिश की जाए, उसके लिए फाइनेंसिंग की जाए, डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए किसानों के लिए प्रोविज़न किए जाएं, और जो APMC मंडी हैं वो एक तरीके से मॉडर्न बिजनेस करने के लिए लीड करें। तो बड़े अच्छे सुझाव थे, लेकिन वो सौमित्रा कमेटी की रिपोर्ट भी ठंडे बस्ते में चली गई। उसके बाद 2015 में शांता कुमार कमेटी बनी। उसने FCI की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए सुझाव दिए, लेकिन ये सब रिपोर्ट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। अगर हुई तो बहुत थोड़ा हिस्सा इम्प्लीमेंट हुआ, और इसीलिए किसानों की समस्याएं जैसी की तैसी खड़ी रहीं। अक्सर ऐसा लगता है कि जब भी कभी किसानों ने अपनी समस्याओं को उठाया तो कोई एक ऐसा कभी कोई रिपोर्ट बनाने के लिए कमेटी बना दी, कभी 1-2 कमेटी की रिकमेंडेशन लागू कर दी। वही जैसे कि दूध में उबाल आता है, बर्तन से बाहर ना निकल जाए तो जल्दी से उस पर ठंडे पानी का छींटा मार दिया जाता है। वही किसानों के साथ होता रहा। रिपोर्ट्स बहुत अच्छी अच्छी बनी, सिर्फ LK झा कमेटी की रिपोर्ट को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया, बाकी किसी कमेटी की रिपोर्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो ये जायज़ है कि किसान जो हैं उनको आंदोलित होना पड़ा, लेकिन किसान भाइयों को आंदोलन तो वो कर रहे हैं, लेकिन कई चीज़ों की शायद उनको जानकारी नहीं है, या जानकारी है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सिर्फ MSP के इर्द गिर्द ही वो रह गई सारा डिस्कशन। वो नहीं होना चाहिए। किसान भाइयों को जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है 2006 की, उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। स्वामीनाथन जी ने 6 रिपोर्ट सबमिट की। उसमें एक तो नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स, वो तो 50 पेज की है, बड़ी अच्छी पॉलिसी है। इसके अलावा 5 रिपोर्ट हैं, और सभी रिपोर्ट जो हैं बड़ी बड़ी रिपोर्ट हैं। 5 क्या बल्कि हम उनको 6 कहेंगे, क्योंकि 5वीं रिपोर्ट जो है वो 2 वॉल्यूम में है। हर एक रिपोर्ट कोई 200 पेज की, कोई 300 पेज की, कोई 500 पेज की, इस तरीके से है। और जो डिस्कशन के केंद्र में है वो रिपोर्ट नंबर 5 है, उसका भी पहला वॉल्यूम है, और ये पहला वॉल्यूम में लगभग 250 पेज का है, उससे भी ज़्यादा पेज का है।
तो इसको अच्छी तरह से स्टडी करने की ज़रूरत है कि इसमें लिखा क्या है। अकेले एमएसपी नहीं लिखी हुई है, इसमें बहुत कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो एमएसपी से भी बहुत बड़ी हैं। अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो शायद किसान को कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हालांकि जो रिकमेंडेशन है वो एक दिन में लागू नहीं हो सकते, इसके लिए क्रमबद्ध तरीके से समय समय पर मतलब होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। छोटी मोटी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी और किसान को शांत कर दिया, ये होता रहा। अब आप देखिए कि जो स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट है वो उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि सर्विंग फार्मर्स सेविंग फार्मिंग, किसानों की सेवा करना और किसानी को बचाना। और इसी को ध्यान में रख के, अपने माइंड में रख के उन्होंने सारी रिपोर्ट को तैयार किया। उनका कहना है कि हमारा जो फोकस होना चाहिए वो हिंदुस्तान में 85% किसान ऐसे हैं जिनकी पास छोटी छोटी जोतें हैं, छोटे छोटे फार्म हैं, और उनमें स्मॉल फार्मर हैं, जो मीडियम दर्जे के फार्मर हैं या लैंडलेस भी हैं। इनके पास इतना प्रोड्यूस होता ही नहीं है कि वो मंडी तक जाए, मार्केटेबल प्रोड्यूस उनके पास होता नहीं है, और उनको क्रेडिट नहीं मिलती इंस्टीट्यूशनल। तो इनको उठाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो सारी रिपोर्ट्स में उनका ये पहलू है कि इनको लेकर ही आगे चलना है, तभी कृषि में सुधार हो सकता है, एक इंक्लूसिव ग्रोथ तभी हो सकती है। और उन्होंने कहा कि जो एग्रीकल्चर है उसको हम ये न माने कि ये प्रोडक्शन की मशीन है कि इसमें से बस पैदा करते रहो धान गेहूँ या दूसरे अनाज और पेट भरते रहो, ऐसा नहीं है। इसको जो है हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक बड़ा साधन मानना चाहिए। अच्छे हमारे ह्यूमन रिसोर्स होगा तो उसे देश में विदेश में सब जगह उसको काम भी मिलेगा, और जो एम्प्लॉयमेंट है वो रिम्यूनरेटिव होना चाहिए, इसकी इनकम बढ़े। इस तरह का हम काम करें कि इनकम इसमें ज़्यादा हो एग्रीकल्चर में। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम बजाय प्रोडक्शन ओरिएंटेड हमारा माइंडसेट हो, उसको इनकम ओरिएंटेड होना चाहिए। और इस सब के लिए ज़रूरी ये है कि हम एक कम्पिटिटिव, हमारा किसान या युवा जो हैं वो कम्पिटिटिव माइंड के हों, ग्लोबल लेवल पर कम्पीट करने की उनमें क्षमता हो। और इस सब के लिए ज़रूरी है कि फैक्टर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है छोटे किसानों की, तभी वो ज़्यादा पैदा कर सकेंगे, तभी ज़्यादा उनकी इनकम होगी और तभी मार्केटेबल प्रोड्यूस उनके पास आएगा। डॉक्टर स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट में बहुत सारी समस्याओं को जिक्र किया है, लेकिन उनमें से 7 बड़ी समस्याएं उन्होंने ज़्यादा हाईलाइट की। उसमें तो एक लैंड रिफॉर्म के बारे में बात की है, जो बहुत ही अच्छे उसमें सुझाव दिए हैं। उसमें एक सुझाव ये भी है कि लैंड यूज एडवाइजरी बोर्ड बने, जो ये डिसाइड करेगा कौन सी लैंड कैसे यूज होगी, और उसी के आधार पर उसका यूज होना चाहिए। बाकी बहुत सारी और उसमें सुझाव हैं जिनको पढ़ने की ज़रूरत है। इसी तरह उन्होंने वाटर क्वालिटी और वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर कहा है। उन्होंने कहा है कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो अब आ रही हैं, तो पानी के लिए वो भी कम्पीट करेंगी किसान के साथ में, और वैसे ही ग्राउंड वाटर बहुत कम है और पानी की अवेलेबिलिटी कम है, तो पानी का बेस्ट यूज कैसे करें। मोर क्रॉप पर ड्रॉप का जो स्लोगन आया वो यहीं से निकल के आया। तो उसके लिए अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे किसानों तक पहुँचे और उसका वो उपयोग करना सीखें। इसी तरह उन्होंने कहा जो टेक्नोलॉजीज हैं एग्रीकल्चर के जो लेटेस्ट हैं, वो टेक्नोलॉजी हमारे छोटे किसानों तक नहीं पहुंच रही हैं। उनको पहुंचाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको ना दौड़ना पड़े, उनके पास टेक्नोलॉजी पहुंचे। क्रेडिट एंड इंश्योरेंस की सुविधा छोटे किसानों के लिए होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट उनको मिलती नहीं है और वो लोकल लेवल पर ले लेते हैं उधार, और वो फिर इतना बड़ा उधार हो जाता है कि उनको बहुत नुकसान हो जाता है, तो वो होना चाहिए। इसी तरह मार्केटिंग की उनको बहुत अच्छी नॉलेज करानी चाहिए, और ये सब चीज़ें उन्होंने काफ़ी डिटेल में लिखी हैं, कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इन सब पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने बायो रिसोर्सेज जो हैं, हमारे बहुत से किसान ऐसे हैं कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन बहुत सारी वैरायटी बचाए हुए हैं, बहुत सारे पशु ऐसे हैं जिनको वो पालते हैं देश के विभिन्न भागों में। उनको उन बायो रिसोर्सेज पे उनका अधिकार हो और उसका उनको फ़ायदा मिले। ग्रेजिंग के लिए उनको कहीं, जो लोग ऐसे हैं कि सिर्फ पशुओं के आधार पर ही उनकी जीवनचर्या चलती है, तो उनके लिए ग्रेजिंग लैंड अवेलेबल कराई जाए। और जो प्रॉब्लम्स हैं, जो विभिन्न तरह की जो आपदाएं आ जाती हैं, उनको झेलने की क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ कार्यक्रम उनके लिए होना चाहिए। तो ये 7 रिकमेंडेशन उन्होंने बहुत अच्छी तरह हाईलाइट की हैं, और
इनको देखने की ज़रूरत है, डिटेल में है, और इन्हीं के आधार पर हम अगर देखें तो अच्छे प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। उनका एक सुझाव एक इस रिपोर्ट में दिया गया है कि जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको कृषि के बारे में एक मत होना चाहिए। ये नहीं कि हम जो पावर में थे कुछ और कर रहे थे, जब दूसरा पावर में आ गया तो कुछ और हम कहने लगे, और एक बवाला सा पूरे देश में मच जाता है बिना बात का। हम इसीलिए शायद उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी है कि एक नेशनल रिजर्व होना चाहिए सभी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में। इसके लिए सभी पार्टी मिल के काम करें एग्रीकल्चर के फ़ायदे के लिए। तो एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड सोवेरेनिटी बोर्ड बनाया जाए। इस बोर्ड में प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उसके चेयरमैन हों, और अपोजिशन के लीडर उसके मेंबर हों, साथ में जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं उनके मिनिस्टर्स इसके मेंबर हों, और प्रदेश के जो मुख्यमंत्रीज हैं वो सभी नहीं लेकिन अलग अलग जगह से, ईस्ट से, वेस्ट से, नॉर्थ से, साउथ से जो मुख्यमंत्री हैं उनको उसका मेंबर बनाया जाए, और एक्सपर्ट्स इस कमेटी में हों, लेडीज़ हों, किसान हों। तो ये सब मिलके जब बैठेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान करने के उपाय ढूंढेंगे तो फिर ये एग्रीकल्चर में ज़्यादा उन्नति होगी। इसलिए ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड सोवेरेनिटी बोर्ड बनाने की आवश्यकता है और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन ये अब तक नहीं हुआ, और साथ में उन्होंने ये कहा कि ये बोर्ड जो है अपने माइंड में छोटे किसान को रखे। जब उनकी उन्नत होगी तो सभी की उन्नत होगी, इसलिए वहाँ से ही शुरुआत करनी चाहिए एग्रीकल्चर के प्रोग्रेस के लिए। एक मुद्दा उन्होंने और उठाया है कि जो यूथ है उसको हम कैसे रिटेन करें फार्मिंग में। अब आज की डेट में यूथ जो है परंपरागत खेती में तो कोई रहना नहीं चाहता, और उससे फ़ायदा ही नहीं है। एक तो उसमें जो सोशल रेस्पेक्ट है वो भी नहीं है। तो हमें यूथ को इस तरह से बनाना है कि वो ये सोच के काम करे कि हम एक रेस्पेक्टफुल पोजीशन पे बैठे काम कर रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, उन्होंने कहा कि जो खेती है उसको मॉडर्नाइज करना चाहिए। उसके लिए उपाय धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए कि सब कुछ मॉडर्नाइज हो जाए, और उससे हॉरिजेंटल भी प्रोग्रेस हो खेती की और वर्टिकल भी हो, मतलब प्रोडक्शन भी बढ़े, उसकी कमी न रहे, लेकिन उसके साथ साथ हमारी इनकम बढ़े, नॉलेज बढ़े किसान की। और जब नॉलेज ओरिएंटेड खेती हो जाएगी, साइंस बेस्ड हो जाएगी, तो फिर उसमें ऐसा फील होगा कि हम एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और एक क्षमता भी बढ़ जाएगी हमारे किसानों की, युवाओं की, जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको हम वैसे सोचते हैं कि हम नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन अनकॉमन अपॉर्चुनिटीज़ को हम हार्वेस्ट करने के लिए अपने किसानों को, युवाओं को अगर तैयार करें तो वो हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि कॉस्ट, रिस्क और रिटर्न ये इस हमारे युवाओं के फेवर में होना चाहिए, हमारे किसानों के फेवर में होना चाहिए। कॉस्ट कम लगे, रिस्क को सहने की क्षमता बढ़े, तो रिटर्न ज़्यादा आएगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट के लिए कराना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये ट्रेनिंग सिर्फ कागजी नहीं होनी चाहिए। ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए जो ज़मीनी लेवल की हो, जिससे कुछ सीखें। ये नहीं सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हैं, तो वो होना चाहिए। थ्योरी प्रैक्टिकल का गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो प्रैक्टिकल लेवल पर जो चाहिए वो कराना चाहिए, इस तरह की ट्रेनिंग हो। और जो इनोवेटर्स हैं, हमारे युवा काफ़ी चीज़ें इनोवेट करते रहते हैं, लेकिन उनको बैकअप नहीं मिलता तो वो फिर शांत हो जाते हैं। तो इनोवेशन को हमें प्रमोट करना चाहिए, ताकि दूसरे लोग भी उनको देख के अच्छे काम करने के, इनोवेशन करने की उनमें क्षमता बढ़े। इस तरफ सरकार को भी ध्यान देना है और हमारे किसान भाइयों को भी ध्यान देना है। इसी तरह उन्होंने कहा कि जो हमारे युवा हैं उनकी जो उनको सशक्त करने की जो तरीके हैं, उनके लिए बहुत गहन अध्ययन की ज़रूरत है। किस तरह से उनको सशक्त किया जाए, उसमें युवाओं में लेडीज़ भी हों, उन लेडीज़ बहुत सारा खेती का काम संभालती हैं, उनको भी सशक्त करने की आवश्यकता है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो खेती छोड़ेंगे, क्योंकि उनको वहाँ सम्मान तो तभी मिलेगा जब खेती जो है न्यूमरेटिव होगी, वहाँ उससे आय होगी, और उनको ये फील होगा कि हम नॉलेजेबल हैं, तो वो उसमें रुकेंगे।
अब हो क्या रहा है इस समय कि जो नेशनल सैंपल सर्वे की एक रिपोर्ट है 2003 की, उसके अनुसार लगभग 40% किसान बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कि हम खेती को छोड़ दें अगर उनको कोई विकल्प मिल जाए। इसी तरह से नेशनल सेंसस 2011 का है, उसमें ये कि 2000 किसान दूसरे किसी रोजगार की तलाश में खेती छोड़ के चले जाते हैं रोजाना। तो अगर ये हालत रहेगी तो थोड़े दिन बाद हमें ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं मिलेगा। और ये नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में ही ये स्थिति है, हर प्रदेश में ये स्थिति है। उन्होंने काफ़ी स्टडी के बाद ये ऑब्जर्वेशन दी हैं। और जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली है 2018 की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि लगभग 76% जो युवा हैं वो अगर उन्हें कोई अल्टरनेटिव मिल जाए तो वे एग्रीकल्चर को तुरंत छोड़ जाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं एक अलार्मिंग है। हम कैसे रोकें, हम अपनी खेती को ऐसा कैसे बनाएं कि उसको उसकी तरफ अट्रैक्शन हो। एक छोटे मोटे काम करने के लिए युवा जाने को तैयार है, लेकिन खेती में रुकने को तैयार नहीं है, ये स्थिति है। इसके लिए मॉडर्नाइजेशन खेती का होना जरूरी है, रिफॉर्म लाना जरूरी है। एक इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की 2019 की रिपोर्ट है, 2019-20 की, उसमें उन्होंने बताया कि 50% लोग अभी भी खेती के ऊपर एम्प्लॉयमेंट के लिए निर्भर हैं। तो जब इतने बड़ी पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देने की क्षमता हमारी कृषि में है, तो हम उसको मॉडर्नाइज करेंगे तो जो 50% लोग काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं या जिनको हम रोकना चाहते हैं, उनकी इनकम भी तो अच्छी होनी चाहिए। जब इनकी इनकम अच्छी हो गई तो इसी में रुकेंगे, नहीं तो वो चले जाएंगे। अब एक बात उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट उठाई है अपनी रिपोर्ट में कि एजुकेशन जो है वो जो ग्राउंड रियलिटी है उससे बहुत दूर है। हमारी एजुकेशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें युवा जो है एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स बने। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि मिसमैच है थ्योरी में और प्रैक्टिकल में। थ्योरी में हम कुछ पढ़ा रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली चाहिए कुछ और। तो हमें जो ग्राउंड रियलिटी है, हमें क्या चीज़ सॉल्व कर रही है एग्रीकल्चर में, उसका सॉल्यूशन निकालने के हिसाब से हमारी एजुकेशन हो, तब तो उसकी एजुकेशन ठीक है। अदरवाइज वो एक सर्टिफिकेट है। और जब तक वो अपने को एम्पावर्ड नहीं समझेगा युवा, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और वो दूसरे काम नहीं कर सकेगा। इसलिए स्वामीनाथन जी ने कहा है कि हम एजुकेशन में आमूलचूल परिवर्तन करें ताकि युवा जो है उसके अंदर एक कॉम्पिटेंस आए और वो compete करने की एबिलिटी उसमें डेवलप हो जाए, एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ जाए और वो कोई ऐसा काम करे जो रोज़गार अपने लिए भी पैदा करे और दूसरे लिए भी पैदा करे। और जब तक हम ये नहीं करेंगे तो वो अनएम्प्लॉयड रहेगा। इस समय जब उन्होंने रिपोर्ट लिखी है तो उन्होंने कहा है कि इस समय जो है 40% एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जो हैं वो अनएम्प्लॉयड है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई नया काम करने की सोच नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयड ही रहेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन है वो आइसोलेशन में ना हो, वो ऐसी हो जो जुड़ी हुई हो ज़मीन से। जो हमारे जो जिस सेक्टर के लिए हम काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर से पूरी तरीके से जुड़ी होनी चाहिए। किताबी एजुकेशन से काम नहीं चलेगा। एक और सबसे बड़ा मुद्दा जो है उन्होंने उठाया है कि WTO के हम सदस्य हैं। 1995 में ही हम WTO के सदस्य बन गए थे और चाइना तो हमारे से लगभग 2-3 साल बाद इसका मेंबर बना। और ये WTO के मेंबर आज लगभग सारे देश हो चुके हैं, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है, उस मार्केट में हर एक की जाने की इच्छा है, तभी वो अपने देश के इनकम बढ़ा सकता है। इंडिया तो 1995 में ही बन गया और उसमें ये था कि भाई हम WTO के हिसाब से अपने आप को तैयार करें, वहाँ हम compete करने की अपनी क्षमता डेवलप करें। तो हम वो क्षमता डेवलप नहीं कर पाए। अब आज हो क्या रहा है कि चाइना है या हमारे आसपास के जो हमसे भी ज़्यादा गरीब देश थे, पीछे थे, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सब तो इंटरनेशनल मार्केट में अपना सामान लेके पहुंच गए और हम जो हैं बहुत थोड़ा सा हिस्सा कैप्चर कर पाए हैं। उसका कारण हमें तलाशने की ज़रूरत है। तो जब तक स्वामीनाथन जी ने रिपोर्ट सबमिट की, तब तक उन्होंने लिखा है कि अब तक इस फील्ड में कोई काम नहीं हुआ कि हम कैसे अपने को कॉम्पिटिटिव बनाएं।
और वो काम न होने से हमें बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, हम पिछड़ते जा रहे हैं। और अगर हम इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो हमारे नेशन की इनकम भी कम होगी, हमारे किसानों को कोई फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। अपने देश में हम अपना सामान कब तक बेचते रहेंगे। तो उन्होंने जो सजेशन दिया है, उन्होंने कहा कि अगर हमें इंटरनेशनल मार्केट की जो मल्टी बिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हार्वेस्ट करना है, तो हमें ये चाहिए कि क्वालिटी लिटरेसी फार्मर्स को और जो किसानी से जुड़े हुए यूथ है उसको देनी चाहिए। क्वालिटी लिटरेसी में ये है कि हम किस तरह से क्वालिटी प्रोडक्ट अपने तैयार करें। उसमें साथ में ये भी जुड़ा हुआ है कि सैनिटरी फाइटोसैनिटरी इशूज़ हैं जो कि फूड सेफ्टी से जुड़े हुए इशूज़ हैं, उनकी अच्छी उसको जानकारी होनी चाहिए। और जो कोडेक्स जो फूड स्टैंडर्ड्स हैं उनकी पूरी अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। इनकी लिटरेसी हमारे फार्मर्स को दी जानी चाहिए, होनी चाहिए। उसमें युवा जो हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से ट्रेंड किए जा सकते हैं। ऐसे ही ट्रेड लिटरेसी हो कि ट्रेडिंग के बहुत सारे तरीके हैं, वो किस तरीके से हम इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडिंग करें, किस तरीके से हम डोमेस्टिक मार्केट में ट्रेडिंग करें, इसकी अच्छी तरह से ट्रेनिंग हमारे युवाओं को होनी चाहिए, किसानों को होनी चाहिए। इससे संबंधित जो लीगल इशूज़ हैं उनके बारे में उनकी लिटरेसी हो। तो एक तरीके से एक होलिस्टिक तरीके से अपने युवाओं को तैयार करना है ताकि वो हर तरीके से सक्षम हो जाएं। उनको टेक्नोलॉजी की जानकारी हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दुनिया में कहाँ कहाँ अवेलेबल है, उसको हम कैसे अपने अडॉप्ट कर सकते हैं और फिर इंटरनेशनल मार्केट में अपने सामान हम कैसे ले जा सकते हैं, इन सब की जानकारी उनको होनी चाहिए। अब हमें ना तो ये पता है कि क्वालिटी हम कैसे एक जनरल तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है मार्केट में। और फिर इंटरनेशनल मार्केट में 3 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि हमारी कॉस्ट कम हो, दूसरी हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, और तीसरा हम जो हैं ऐसे सप्लायर हों कि टाइम पे हमारा माल मार्केट में मिले। तो ये तीनों चीज़ें हमें करने की आवश्यकता है। इसी तरह से अगर हम अपने को तैयार नहीं करेंगे तो फिर हम बहुत ही कठिनाई में आ जाएंगे, क्योंकि अब तो पूरी दुनिया एक ग्लोबल मार्केट हो चुकी है। हम अगर किसी को अपने यहाँ नहीं आने देंगे, मान लीजिए कोई हम इस तरह के बैरियर लगा देते हैं कि वो नहीं आए, तो दूसरा हमें नहीं आने देगा। जब कोई हमें नहीं आने देगा तो हम अपना माल कहाँ बेचेंगे। हमारे यहाँ ऑलरेडी क्लेट आया हुआ है बहुत सारी चीज़ों का, चीनी का, गेहूँ का, दूसरी चीज़ों का। उसको हम जब बाहर नहीं बेच पाएंगे तो अपने यहाँ अंदर भी नहीं बेच पाएंगे। तो उसके लिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट बने, और क्वालिटी प्रोडक्ट जब बनेगा तो फिर हम compete करने की स्थिति में आ जाएंगे। अब देखिए कि नवंबर 4, 2019 को एक मीटिंग हुई दक्षिण एशियाई देशों की, 16 देश थे। उस मीटिंग में ये था कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो, हम 16 के 16 देश आपस में सामान कोई भी किसी के यहाँ बेचे। लेकिन इंडिया की हिम्मत नहीं पड़ी उस पर साइन करने की, क्योंकि हम compete करने की स्थिति में नहीं थे। और हम अगर साइन करते हैं तो दूसरे हमारे यहाँ बेचेंगे तो हमारी सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी, हमारी एग्रीकल्चर नुकसान में आ जाएगी। तो ये स्थिति हम कब तक झेलते रहेंगे। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अपनी खेती को मॉडर्नाइज करें, अपने युवाओं को उस तरीके से ट्रेन करें ताकि वो खेती को एक उद्योग के रूप में लें और फिर इंटरनेशनल मार्केट में हम जाके खड़े हों। और जब हमारी चीज़ें अच्छी होंगी तो दूसरे देशों में हमारे आएंगी ही नहीं। अगर हमारी चीज़ें जब अच्छी नहीं है, महंगी हैं, तो दूसरे देशों में जब चीज़ें आएंगी तो वो बिकने लग जाती हैं, हमारी इंडस्ट्री बंद होने लग जाती है, हमारी एग्रीकल्चर सफ़र करने लग जाती है। तो हमें चेंज तो करना ही पड़ेगा, चाहे आज करें चाहे कल करें। इसी तरह उन्होंने बताया कि जब भी कोई परेशानी आती है, फार्मर्स अपनी कोई बात उठाते हैं, तो उनको शांत करने के लिए, या सरकार जब समझती है कि भाई ये इशू आ गया है तो इसको सॉल्व करना है, तो मिशन बना दिए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हॉर्टिकल्चर मिशन, इसी तरह के और कई मिशन हैं। तो वो कहते हैं कि जो मिशन इस तरह से नहीं बनाना चाहिए कि वो सब्सिडी रिच हो। सब्सिडी हमारे अधिकांश मिशन जो है सब्सिडी रिच हैं और टेक्नोलॉजी पुअर है। तो डॉक्टर स्वामीनाथन का ये कहना है कि सब्सिडी रिच और टेक्नोलॉजी पुअर मिशन जो होते हैं वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। हमें चाहिए कि टेक्नोलॉजी रिच मिशन बनाए जाएं,
अब जो सब्सिडी रिच होते हैं उनमें क्या है, फार्मर्स जो हैं अट्रैक्ट होकर सब्सिडी से वो कोई ना कोई प्रोजेक्ट ले लेते हैं, साल 2 साल चलाया, उसके बाद बंद कर दिया, सब्सिडी जो है वो ख़त्म हो गई। हज़ारों करोड़ की सब्सिडी इस तरह से बेकार हो जाती है। तो इस पर सरकारों को ध्यान देने की आवश्यकता है। जिसको भी प्रोजेक्ट दें अच्छी तरह से वो ट्रेन पर्सन हो, और फिर उसका बैकअप भी अवेलेबल हो, बाद में उसको देखा भी जाए कि जो यूनिट उसने सब्सिडी पे लगाया था वो चल रहा है कि नहीं चल रहा, फेल हुआ तो क्यों फेल हुआ, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और जो अलग अलग तरह के मिशन चलते हैं उनमें आपस में कन्वर्जेंस होनी चाहिए। कोई सिनर्जी नहीं है, ओवरलैपिंग हो जाती है, उससे भी पैसा बड़ा ख़राब हो जाता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक उन्होंने कहा कि टेनेंसी लॉ, वो थोड़े पुअर हैं हमारे यहाँ। अब बहुत से छोटे किसान हैं, जब वो अपने रोज़गार की तलाश में दूसरी जगह चले जाते हैं और अपना खेत किसी और को दे गए कॉन्ट्रैक्ट पे, और ज़्यादा दिनों तक नहीं आए तो अक्सर ऐसा होता है कि उन पे कब्जा कर लिया जाता है उनके खेतों पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे किसान हैं वो सफ़र न करें, इस तरह के रूल हों कि वो चाहे कितने ही दिन के लिए कहीं चले जाएं, जिसको कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है जब वो वापस आए तो उसको अपना खेत मिले। तो इनको सुधारने की आवश्यकता है। इसी तरह उन्होंने कहा कि जो नॉलेज कनेक्टिविटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आज की दुनिया में जो है नॉलेज बेस्ड फार्मिंग हो रही है, तो वो नॉलेज जो है हमारे युवाओं तक पहुँचे, हमारे किसानों तक पहुँचे, उसके लिए उन्होंने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर्स का पूरा जाल होना चाहिए पूरे देश भर में, ताकि किसान अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन को ज़रूरत हो, क्रेडिट कहाँ से मिलेगी, टेक्नोलॉजी कहाँ से मिलेगी, मार्केट कहाँ होगा, कैसे हम मार्केट में घुस सकते हैं, जो भी उसको आवश्यकता है जानकारी की, वो उसको अवेलेबल हो जाए। और एक नेशनल ग्रिड ऐसी बन जाए जिस पे सारी की सारी जो जानकारियाँ हैं वो किसानों के लिए अवेलेबल हों, ताकि जो हमारे युवा अब तो सभी इंटरनेट इस्तेमाल करने लगे हैं, तो वो नेशनल जो ग्रिड होगी उससे वो अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और खेती में उसका उपयोग हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में स्वामीनाथन जी ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है किसी न किसी रूप में होती ही है। उसको मतलब उसमें नुकसान हो जाता है। जो छोटे किसान हैं वो कहीं लिखा पढ़ी कुछ होती नहीं है, और अगर कोई एग्रीमेंट होता भी है तो उन्हें पता नहीं किस तरीके से हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ जो है हो रही है और होती भी रहेगी, इसलिए एक एग्रीमेंट का ड्राफ्ट ऐसा तैयार होना चाहिए, मॉडल एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए, उसके हिसाब से एग्रीमेंट हो, ताकि जो छोटा किसान है या कोई भी किसान है, बड़ा किसान भी अगर मान लीजिए किसी से कॉन्ट्रैक्ट बड़ी कंपनी से करता है तो फिर उसको नुकसान ना हो, किसान सेंट्रिक ये एग्रीमेंट हो और उसको ड्राफ्ट करके रखना चाहिए। तो इसमें जो है ये बड़ा कॉम्प्रहेंसिव लैंग्वेज हो, बड़ा क्लीन, इक्विटेबल हो, फार्मर सेंट्रिक हो, इस तरह का एक मॉडल एग्रीमेंट बनना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा है कि ये बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, तभी खेती को फ़ायदा होगा। और ख़ासकर उन्होंने कहा है कि जो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर आए, और उनको जब तक हम इसमें नहीं लाएंगे तो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो अच्छी तरह लग नहीं पाएंगे। अब तक जो हमारे पुराने यूनिट हैं उनको भी मॉडर्नाइज करना चाहिए, नए लगे वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होने चाहिए। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर को लाने की ज़रूरत है, और उसके साथ में अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो या फार्मर्स के साथ में उनका पार्टनरशिप हो, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन वो भी एक एग्रीमेंट बेस्ड अच्छे एग्रीमेंट के साथ होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रोसेसिंग सेक्टर जो है बहुत मजबूत बनाया जाए। फिर उन्होंने ये कहा कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो, स्टोरेज का अच्छा सिस्टम डेवलप हो। इन सब में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। वो अब सरकार देखे कि कैसे इन्वेस्टमेंट इसमें आए, कैसे इनको जल्दी से जल्दी बढ़ाया जा सकता है। जैसे हाईवेज़ हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, इनकी ये बने, पोर्ट तक पहुंचने की सुविधाएं हों, एयरवेज हों किसानों के लिए, ट्रेन्स हों जिसमें पेरिसेबल आइटम जो हैं वो आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाएं, वाटरवेज, मतलब इस तरह से जो सारा उन्होंने ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कहा है कि ये सब चीज़ें अच्छी तरह डेवलप हों और उसको
कंटिन्यूसली डेवलप किया जाना चाहिए ताकि किसानों, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को उसका फ़ायदा हो सके। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको लाने के लिए अट्रैक्ट करना है इस क्षेत्र में, एग्रो प्रोसेसिंग में और इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके लिए ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता है। रिस्क फंड बनाने के लिए उन्होंने कहा कि भाई जो रिस्क फंड, किसानी जो है वो तो रिस्क में ही होती है, कोई ना कोई रिस्क किसान के सामने खड़ा ही रहता है, तो उसको इमीडिएटली सपोर्ट किसान को मिले, उसके लिए एक बड़ा फंड होना चाहिए। उनके क्रॉप का इंश्योरेंस हो, किसान का कोई इंश्योरेंस हो, और उनको जो कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जिन पे एमएसपी नहीं है लेकिन वो सूखाग्रस्त खेतों में वो होती हैं, तो उनको, उनके लिए भी एमएसपी का प्रावधान हो। तो ये सब चीज़ें अगर होंगी तो जो छोटा किसान है या जो ऐसे एरियाज में रह रहे हैं जहाँ पर परेशानियाँ ज़्यादा हैं, पानी कम है, तो उनको फ़ायदा होगा इन सब चीज़ों का। उन्होंने एक बात उठाई है डाइवर्सिफिकेशन की, वो शायद बीच बीच में ये है कि उनको भी लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो राइस व्हीट सिस्टम है इसने प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया, फूड ग्रेन्स काफ़ी हैं, लेकिन इसके साथ में बहुत सारी परेशानियाँ आ गई हैं, जैसे कि वाटर की परेशानी हो गई है, ज़मीनें ख़राब हो रही हैं, और ये जो राइस व्हीट सिस्टम है वो बढ़ता ही जा रहा है। पहले पंजाब हरियाणा में था, अब ये यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार और उससे भी आगे निकल गया। तो अगर ये होगा तो हमारे यहाँ व्हीट का और राइस का इसका इतना गिलट हो जाएगा, और गिलट तो जो होगा सो हो गई, ज़मीनें जो ख़राब हो रही हैं, पानी की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, वो परेशानी आ जाएंगी। तो इसके लिए हम सबको, किसान भाइयों को, सबको सोचने की ज़रूरत है कि कैसे डाइवर्सिफाई करें। और पंजाब हरियाणा से जो पहले गेहूँ दूसरे स्टेट्स में जाता था, अब कई स्टेट ऐसे हैं जिनको अब ज़रूरत ही नहीं है, तो वो गिलट तो यहाँ खड़े हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत है। तो ये मतलब एक इंडिकेशन ही दिया है स्वामीनाथन जी ने कि डाइवर्सिफिकेशन की तरफ हमें ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। अब इस समय जो है गिलट कितना है ये आप सबको पता ही है। गेहूँ, अकेला गेहूँ ही हमारा बाहर बिक नहीं रहा है, तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जितनी हमें आवश्यकता है उससे 81% ज़्यादा गेहूँ हमारे यहाँ रखा हुआ है, ओपन में रखा है, ख़राब हो जाता है, फिर वो ख़राब होकर कुछ सस्ते रेट पे बेचना पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं कि इथेनॉल बना लो। इथेनॉल भाई एमएसपी पे खरीद के इथेनॉल बनाना तो बहुत महंगा पड़ेगा। उसके लिए तो किसान कोई दूसरी चीज़ें उगा सकता है जिससे उसमें कम लागत लगेगी, ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इस पर सोचने की बहुत आवश्यकता है। बहुत दिनों से एपीएमसी से बाहर निकलने की बात किसान करते रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें अब इससे बाहर निकालो, क्योंकि वहाँ एक्सप्लॉयटेशन उनका, खासकर छोटे किसानों का, बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ एक इस तरीके से इकट्ठे हो गए लोग कि बिचौलिए, आड़तिए और बड़े किसान के, वो छोटे किसानों का उसमें नुकसान होता रहता है। तो बहुत दिनों से ये डिमांड चल रही थी, पिछले 18 सालों से अलग अलग रिपोर्ट्स में है कि भाई इनको मंडी से फ्री करो। तो स्वामीनाथन जी ने इसके बारे में ये कहा है कि मंडीज़ को स्ट्रेंथन करो और उनको इस तरह से उनके रेगुलेशन बनाओ जिसमें छोटे किसान को फ़ायदा हो। और सारी मंडी जितनी पूरे देश भर में है इस समय, जो 6-7 हज़ार हैं, आगे और भी बढ़ती जाएंगी, ये सब मंडी एक आइसोलेशन में काम न करें, ये एक मार्केट होना चाहिए ताकि कहीं का भी किसान कहीं भी किसी भी मंडी में बेचे जहाँ उसको सही रेट मिलते हों। तो सिंगल मार्केट के रूप में एपीएमसी को डेवलप करना चाहिए, इस तरह की उनकी रिकमेंडेशन है। एक्सटेंशन सिस्टम, उन्होंने कहा कि भाई ये थोड़ा वीक होता चला गया। पहले तो इसका बहुत बड़ा उपयोग हुआ, जो ग्रीन रेवोल्यूशन में किसानों की जो डिमांड थी कि हमें जल्दी से जल्दी टेक्नोलॉजी मिले, उसमें बड़ा सहयोग किया एक्सटेंशन सिस्टम ने, और उसका फ़ायदा किसानों को काफ़ी हुआ। लेकिन इस समय जो एक्सटेंशन सिस्टम है वो आज की मांग के हिसाब से नहीं है। तो स्वामीनाथन जी की रिकमेंडेशन है इसको इस तरह का बनाया जाए कि किसान को जो आज की डिमांड है वो पूरी हो, किसान को वो टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाए जो उसे अब आवश्यकता है, उसमें क्वालिटी अच्छी कैसे हो, उसमें कॉस्ट कैसे कम की जा सके, उसमें इंटरनेशनल मार्केट में कैसे घुस सकें, उसमें प्रोसेसिंग कैसे कर सकें, स्टोरेज हम कैसे करें,
आधुनिक तरीके से, उन सब चीज़ों के बारे में अच्छा ज्ञान उनको होना चाहिए और तभी जो है किसानों को फ़ायदा होगा। अब जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ तो किसान को पता है, लेकिन अब जो दूसरी टेक्नोलॉजी हैं जिनको हम आधुनिक टेक्नोलॉजी कहते हैं, अब उनके ही बारे में बताने की आवश्यकता है। इसमें लाइव स्टॉक से रिलेटेड टेक्नोलॉजी हों, चाहे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हों, चाहे क्रॉप से रिलेटेड हों, उन सब टेक्नोलॉजी को आज के अनुसार, आज की जो आवश्यकता है उसके अनुसार किसानों को बताने की आवश्यकता है और यूथ को भी उसी तरीके से ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। वो ट्रेनिंग जो है ऐसी हो, थ्योरेटिकल ना हो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब अभी एक आर्टिकल निकला है कल टाइम्स ऑफ इंडिया में 13 फरवरी को, उसमें ग्लोबल ब्रांड्स इंडियन फार्म्स ये निकला हुआ है। ये बड़ा अच्छा आर्टिकल उन्होंने दिया है और इसमें एक जो खास बात कही गई है, उन्होंने ये कहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके एक्सप्लॉयटेशन का डर तो किसानों को है, वो ठीक है, जायज़ है, लेकिन उसको, इस सेक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इनको इन्वेस्टमेंट करना आता है, उनको प्रोडक्ट बनाना आता है, प्रोडक्ट बेचना आता है, इंटरनेशनल लॉज के बारे में पता है, मार्केट कहाँ कहाँ हो सकते हैं, वो वहाँ तक उनको पहुँचने के रास्ते उनको पता है। तो इनके साथ रहना है, लेकिन इनके एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए हमें अच्छी तरह से इनके साथ एग्रीमेंट करने के लिए एक मॉडल ड्राफ्ट एग्रीमेंट करा जाए और उनके साथ फिर काम किया जाए। तो हम बिजनेसमैन को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो स्किल जो है हर एक में नहीं होती। बिजनेस स्किल का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और जब हम स्किल्ड हो जाएं तो फिर हमें कौन रोकता है, उनसे अलग भी हो सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी उनकी वो है। अब इस सब को देखते हुए जो हमारे डॉक्टर स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट है, उसमें किसान भाई अगर देखें तो उनके मतलब की दूसरी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जिनमें सारी परेशानियों को दूर करने के रास्ते जो बताए गए हैं, परमानेंट जिनसे परेशानियां दूर हो सकती हैं, उनके बारे में चर्चा हो नहीं रही है और अलग अलग पार्टी के लोग जो हैं अब उनके पास पहुंच रहे हैं, कभी कुछ वहाँ उनको कहने लग जाते हैं, कभी कुछ। अब किसान भाइयों को चाहिए कि भाई ये स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट है, इसमें ये रिकमेंडेशन उन्होंने दी थी, आप हमें ये बताओ कि आपने अपने टाइम क्या किया, और ये गवर्नमेंट है इससे भी पूछ लो आपने क्या किया। कोई जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं कहीं न कहीं किसी न किसी स्टेट में वो पावर में रही हैं, सेंटर में भी रही हैं, मिली जुली सरकारें भी रही हैं, ये सरकार भी 6 साल से चल रही है। तो किसान भाइयों को ये अच्छा इस समय मंच मिला हुआ है, ये सबसे ये पूछें जो भी इनके पास जाए कि भाई हमें ये बता दो कि ये रिपोर्ट थी, ये हमारे बड़े मतलब की थी, इसको हम इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे थे, इसमें से आपने क्या किया हमारे लिए, तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।